श्रोताओं का आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही एक बहुत ही रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और आज का विषय जितना तकनीकी लगता है ना, असल में उतना ही दिलचस्प भी है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की ये गहन चर्चा राजू कुमार द्वारा तैयार किए गए तकनीकी नोट्स पर आधारित है। इन नोट्स में भारतीय रेलवे के इंजनों में इस्तेमाल होने वाले जो न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, उनके बेहद अहम हिस्सों पर चर्चा की गई है। जी, और विशेष रूप से हम 3 मुख्य कंपोनेंट्स को डिकोड करेंगे। पहला है एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व यानी AFMV, दूसरा है R6 रेले वाल्व और तीसरा जो ड्राइवर के बिल्कुल सामने होता है एयर फ्लो इंडिकेटर या AFI। तो हमारे आज के जो स्रोत हैं वो तकनीकी मैनुअल, राजू कुमार के विस्तृत नोट्स और एक पूरा न्यूमैटिक सर्किट डायग्राम है जो ये बताते हैं कि एक ट्रेन का लोको पायलट यानी जो ड्राइवर है वो इतनी लंबी ट्रेन के एयर प्रेशर और लीकेज पर कैसे नजर रखता है। बिल्कुल, और हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है। मतलब हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इंजन में बैठे बैठे कुछ वाल्व्स और एक छोटा सा गेज पूरी ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित कर देते हैं। हाँ, आप जरा कल्पना कीजिए, मतलब श्रोताओं के लिए सोचना बहुत ही रोमांचक है कि 1 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है या कोई बहुत लंबी यात्री ट्रेन है और अगर उसके एकदम आखिरी डिब्बे में कहीं हवा का रिसाव हो जाए तो ड्राइवर को इंजन में बैठे बैठे तुरंत कैसे पता चल जाता है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। अरे नहीं, बिल्कुल जादू नहीं है। यही तो न्यूमैटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमने नोट्स में पढ़ा कि ट्रेन के जो ब्रेक होते हैं वो ब्रेक पाइप में हवा के दबाव पर निर्भर करते हैं, राइट? हाँ, जिसे हम बीपी कहते हैं। हाँ, ब्रेक पाइप यानी BP। तो इस बीपी को चार्ज करने का जो काम है वो मुख्य रिजर्वायर से होता है। जी, जिसे तकनीकी भाषा में MR3 कहा जाता है। सर्किट डायग्राम को अगर हम देखें तो वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि BP की चार्जिंग के समय MR3 की हवा सीधे पाइप में नहीं जाती। अच्छा, तो कैसे जाती है? वो एडर C2 रिले वॉल्व के माध्यम से होकर BP पाइप में जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि AFMV यानी एयर फ्लो मेजरिंग वॉल्व इसी रास्ते के बीच में लगा होता है, MR3 और एडर C2 के ठीक बीच में। तो मतलब ये एक गेटकीपर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल सही। इसका मुख्य काम ही यही है कि MR3 से BP में जाने वाली हवा की मात्रा को नापना और फिर उस नापी गई हवा के अनुपात में ही एक न्यूमैटिक सिग्नल या हवा को आगे भेजना। समझ गया, लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर AFMV हवा को नाप ही रहा है और सिग्नल दे रहा है तो फिर इस पूरे सिस्टम में R6 रिले वॉल्व की क्या जरूरत आ पड़ी? मतलब डायरेक्ट इंडिकेटर को सिग्नल क्यों नहीं भेज देते? किए गए थे तो ये देखा गया कि AFMV से लेकर एयर फ्लो इंडिकेटर तक जो हवा जाती थी वो बहुत लंबा रास्ता तय करती थी। अच्छा, केबिन तक जाने में? हाँ, तो लंबी दूरी और रास्ते में होने वाले छोटे मोटे लीकेज के कारण जो हवा का प्रेशर इंडिकेटर तक पहुंचता था वो कमजोर हो जाता था। अरे तो उससे तो ड्राइवर को गलत रीडिंग मिलेगी। बिल्कुल, गलत रीडिंग मिलने का बहुत बड़ा खतरा रहता था। इसीलिए R6 रिले वाल्व को सिस्टम में लाया गया। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो R6 को AFMV और AFI के बीच एक मिडिलमैन या बिचौलिए के रूप में लगाया गया है। अच्छा, तो ये सिग्नल को सुधारने का काम करता है। हाँ, होता ये है कि AFMV जो हवा नापता है वो केवल R6 वाल्व के ऑपरेटिंग पोर्ट पर आती है। मतलब वो सिर्फ एक कमांड है। इसके बाद R6 वाल्व 1:1 के अनुपात में काम करता है। मतलब जितनी कमांड पीछे से आई वो उतनी ही ताजा हवा सीधे MR3 से उठाता है और सीधा AFI यानी इंडिकेटर तक भेजता है। इससे रीडिंग बिल्कुल सटीक होती है, 100%। क्या बात है, ये तो इंजीनियरिंग का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और नोट्स में ये भी बताया गया है कि इस R6 वाल्व के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट्स होते हैं। जी हाँ, 3 पोर्ट्स। पहला जो AFMV को जाता है, दूसरा जो AFI को जाता है और तीसरा सबसे जरूरी RGAF को जाने वाला पोर्ट। हाँ, RGAF ये क्या करता है? व्यापक संदर्भ में देखें तो RGAF ट्रेन की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा अलार्म सिस्टम है। जब सिस्टम में लीकेज एक विशिष्ट प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो ये पोर्ट एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कोई खतरे की घंटी बजती है? बिल्कुल, ये पोर्ट ड्राइवर के कैबिन में एक लाइट जला देता है जिसे LSAF लाइट कहते हैं और साथ ही एक तेज बजर भी बजाने लगता है जिससे ड्राइवर तुरंत अलर्ट हो जाए। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब इंजन के उस हिस्से से निकलकर
ड्राइवर के डैशबोर्ड की ओर चलते हैं, हाँ, ड्राइवर के कैबिन में। जहां ये एयर फ्लो इंडिकेटर या AFI लगा होता है, जो दोनों कैब में ड्राइवर के ठीक सामने होता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये कोई साधारण प्रेशर गेज नहीं है। एकदम सही। इसकी बनावट बहुत खास होती है। इसमें एक नहीं बल्कि 2 सुइयां होती हैं। 2 सुइयां? जी, एक लाल सुई होती है जिसे रेफरेंस सुई कहा जाता है। ये सुई एक बाहरी नॉब से जुड़ी होती है, मतलब ड्राइवर इसे अपनी सुविधा के अनुसार हाथ से घुमाकर सेट कर सकता है। अच्छा, तो लाल सुई ड्राइवर के कंट्रोल में है और दूसरी सफेद सुई होती है। ये एक्टिव सुई है जो सिस्टम में हो रहे वास्तविक हवा के प्रवाह के अनुसार डायल पर घूमती है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मैंने जब नोट्स में ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। आमतौर पर जो प्रेशर गेज होते हैं वो PSI में होते हैं। हाँ, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, बिल्कुल, या फिर बार में होते हैं। लेकिन इस AFI का जो डायल है वो ड्राइवर की सुविधा के लिए वैगनों की संख्या में कैलिब्रेट किया गया है। हाँ, नंबर ऑफ वैगन्स, ये इस डिजाइन की सबसे खूबसूरत बात है। इसका गणित समझना बहुत आसान है। डायल पर अगर सुई 100 वैगन पर है तो इसका मतलब सिस्टम में 70 PSI का दबाव है। अच्छा, 100 वैगन मतलब 70 PSI। जी, हालांकि ये सुई 270 वैगन यानी 140 PSI तक घूम सकती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जरूरत के हिसाब से कैलिब्रेशन केवल आधे गेज पर ही किया जाता है। क्योंकि ट्रेनें आमतौर पर इतनी ही लंबी होती हैं। श्रोताओं को ये जटिल बात आसानी से समझ आ सके, इसके लिए क्या हम एक वास्तविक उदाहरण ले सकते हैं? बिल्कुल, ले सकते हैं। मान लीजिए एक 60 वैगन वाली मालगाड़ी है। ठीक है, 60 वैगन। अब किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम में थोड़ा बहुत लीकेज तो होता ही है, जिसे परमिसिबल लीकेज कहते हैं। तो जब ट्रेन पूरी तरह चार्ज हो जाती है तो सफेद सुई को डायल पर 60 के निशान पर आकर स्थिर हो जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 60 डिब्बे हैं। हाँ, अब यहां से 3 स्थितियां बनती हैं। पहली, अगर सफेद सुई 60 के बराबर ही स्थिर है तो इसका मतलब है कि लीकेज सामान्य है और ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित सीमा में है। और अगर सुई 60 से कम पर हो, मान लीजिए 40 पर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में लीकेज मान्य मात्रा से भी कम है। सिस्टम बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर सुई 60 से ज्यादा बता रही हो तो ये खतरे का संकेत है। इसका मतलब है सिस्टम में कहीं ना कहीं हवा ज्यादा लीक हो रही है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यहीं पर लाल सुई का असली काम शुरू होता है। लाल सुई का काम, वो कैसे? देखिए, जब स्टेशन पर ट्रेन पूरी तरह चार्ज हो जाती है और सफेद सुई एक जगह स्थिर हो जाती है, मान लीजिए 60 पर स्थिर हो गई, तो ड्राइवर उस नॉब को घुमाकर लाल सुई को भी ठीक 60 पर सफेद सुई के ऊपर सेट कर देता है। ओहो, मतलब वो एक मार्कर बन गया। बिल्कुल, ये लाल सुई अब उस पूरी यात्रा का बेसलाइन या संदर्भ बन जाती है कि यात्रा शुरू करते समय हमारा नॉर्मल लीकेज कितना था। तो अब चलते हुए ट्रेन में ड्राइवर को बस ये देखना है कि सफेद सुई लाल सुई को पार ना करे। एग्जैक्टली। लेकिन जब ट्रेन चलती है या रास्ते में ब्रेक लगाए जाते हैं, हाँ, तब ये सुइयां कैसे बर्ताव करती हैं? मतलब तब तो हवा का फ्लो बदलता होगा। हाँ, ये बहुत डायनामिक प्रक्रिया है। नोट्स के चार्जिंग के समय AFI का बर्ताव हिस्से में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब इंजन को ट्रेन से जोड़कर पहली बार चार्ज किया जाता है या फिर ब्रेक लगाने के बाद दोबारा रिचार्ज किया जाता है, जिसे A9 वाल्व कहते हैं। जी, ड्राइवर का A9 वाल्व, तो जब रिचार्जिंग होती है तो MR से BP में हवा बहुत ही तेजी से जाती है। एक बहुत बड़ा फ्लो बनता है। तो सुई ऊपर जाएगी? बहुत तेजी से ऊपर उठती है। लेकिन जैसे जैसे BP पाइप चार्ज होने लगता है, हवा का फ्लो कम होने लगता है और वो सफेद सुई वापस नीचे अपनी जगह यानी लाल सुई की ओर आने लगती है। और यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम को उजागर किया गया है। लोको पायलट को सिर्फ BP प्रेशर का गेज फुल देखकर ही ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब ट्रैक्शन नॉच नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि सिर्फ इंजन के पास प्रेशर फुल होने का मतलब ये नहीं है कि आखिरी डिब्बे तक ब्रेक रिलीज हो गए हैं। तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए?
उसे AFI की सुई देखनी चाहिए। सफेद सुई का वापस अपने पूर्व स्थान यानी लाल सुई पर आना यह सुनिश्चित करता है कि पूरी ट्रेन का जो लोड है, जो ब्रेक है, वो पूरी तरह से रिलीज हो गया है। मतलब पूरी ट्रेन अब चलने के लिए तैयार है। हाँ, और नियम ये भी है कि सुई के पूर्व स्थान पर आने के बाद भी ड्राइवर को कम से कम 30 से 40 सेकंड का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही ट्रैक्शन नॉच लेना चाहिए। वरना ट्रेन के हिस्से अलग हो सकते हैं, जिसे ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? स्रोतों में कुछ बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों का जिक्र है। हाँ, ध्यान देने योग्य बातें वाले सेक्शन में कुछ क्रूशियल वार्निंग्स दी गई हैं, विशेषकर तब जब सफेद सुई अपनी पुरानी जगह यानी लाल सुई पर वापस ना आकर कहीं और रुक जाए। तो चलिए पहली स्थिति लेते हैं, जब सफेद सुई अपने बेसलाइन से काफी नीचे जाकर स्थिर हो जाए। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना? नहीं, चलती ट्रेन में अचानक ऐसा होना एक बेहद खतरनाक स्थिति है। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि अचानक सिस्टम का वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि ट्रेन में कोई फ्लोटिंग अवरोध आ गया है, मतलब पाइप में कोई कचरा फंस गया है, या फिर सबसे खतरनाक बात, किसी ने गाड़ी के एंगल कॉक को छेड़ दिया है या वो झटके से बंद हो गया है। मतलब पीछे के डिब्बों का इंजन से संपर्क टूट गया। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ट्रेन को गंभीरता से चेक करना चाहिए और रोककर कंटिन्यूटी टेस्ट करना अनिवार्य है। समझ गया। अब दूसरी स्थिति, जब सुई लाल सुई से बहुत ज्यादा ऊपर जाकर स्थिर हो जाए। इसका मतलब है कि सिस्टम में एयर फ्लो बहुत बढ़ गया है, यानी लीकेज बढ़ गया है। इसके कारण हो सकते हैं जैसे किसी ने चेन पुलिंग कर दी हो। हाँ, पैसेंजर ने अलार्म चेन खींच दियो, या गार्ड ने पीछे से अपना ब्रेक लगा दिया हो, या यहाँ भी एंगल कॉक को छेड़ा गया हो जिससे हवा तेजी से बाहर निकल रही हो। इस स्थिति में भी ट्रेन को रोककर चेक करना जरूरी है। और तीसरी स्थिति में A9 वॉल्व का व्यवहार बताया गया। जी, जब ड्राइवर A9 वॉल्व से ब्रेक अप्लाई करता है तो सुई तुरंत गिरकर 0 पर आ जाती है, 0 पर। हाँ, लेकिन अगर वॉल्व को अप्लाई पोजीशन में ही रखा जाए तो सिस्टम के लीकेज को कवर करने के लिए हवा का फ्लो फिर शुरू होता है और थोड़ी देर बाद सुई अपने पूर्व स्थान पर आने लगती है। और जब ब्रेक को रिलीज करते हैं तब सुई एकदम 100 वैगनों के भी आगे चली जाती है। या ड्राइवर को समझना होता है कि ये भारी लीकेज नहीं, बल्कि ये हवा का तेजी से भरना यानी सिस्टम की चार्जिंग हो रही है। और अब आती है चौथी और शायद सबसे गंभीर स्थिति। जी, मान लीजिए गाड़ी स्टेशन या यार्ड में खड़ी है। हाँ, ट्रेन स्टेशनरी है। और उस खड़ी गाड़ी में अचानक सफेद सुइयां अपने पूर्व स्थान से नीचे गिरने लगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? खड़ी ट्रेन में सुई का नीचे आना स्पष्ट संकेत है कि किसी ने बाहर से एंगल कॉक के साथ छेड़छाड़ की है। कोई अनधिकृत व्यक्ति ट्रेन के बीच में गया है और उसने वाल्व बंद कर दिया है। बाप रे! अगर ड्राइवर ये ना देखे और ट्रेन चला दे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पीछे के डिब्बों में ब्रेक काम ही नहीं करेंगे। ये इंडिकेटर उस साइलेंट टेम्परिंग को भी तुरंत पकड़ लेता है। कमाल की इंजीनियरिंग है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये तकनीक देखने में केवल कुछ वॉल्व जैसे AFMV, R6 और एक गेज AFI का समूह लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये एक पूरी भारी भरकम मालगाड़ी की जीवन रेखा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये ड्राइवर को 1 किलोमीटर दूर हो रही किसी भी असामान्य गतिविधि जैसे चेन पुलिंग हो या किसी ने एंगल कॉक बंद कर दिया हो, उसकी जानकारी तुरंत दे देती है। और यही न्यूमेटिक इंजीनियरिंग की खूबसूरती है। इन तकनीकी स्रोतों से स्पष्ट होता है कि सुरक्षा के लिए हर एक वाल्व का कैलिब्रेशन और हर एक सुई का एक एक मिलीमीटर का मूवमेंट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अंत में हम श्रोताओं के विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी, अगली बार जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हों और वो ट्रेन बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक बीच रास्ते में रुक जाए, तो जरा इंजन में लगी उस छोटी सी सफेद सुई के बारे में सोचिएगा। हाँ, क्या हवा के प्रवाह में हुए एक मामूली से न दिखने वाले बदलाव ने अभी अभी सैकड़ों यात्रियों या हजारों टन माल को एक बड़ी दुर्घटना से बचा लिया है? ये जो अदृश्य हवा है ना, यही असल में ट्रेन का सबसे सजग प्रहरी है। बिल्कुल सही कहा। तो श्रोताओं, इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी लौटेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।